हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस पे जो रेस्ट्रिक्शंस है उसके बारे में। टैक्स चोरी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे पिछले कुछ सालों से डिजिटलाइजेशन और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए कैश ट्रांजैक्शन पर अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस किए हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट नोट करने लायक है कि इंडिया में कैश ट्रांजैक्शंस पर लिमिट इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत लगाई गई है। जीएसटी कानून में कैश ट्रांजैक्शंस पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट को मेजरली दो कैटेगरीज में डिस्कस कर सकते हैं, कैश एक्सपेंसेस या पेमेंट्स और दूसरा कैश रिसीव्ड। पर्सनल एक्सपेंसेस पे एज सच कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, टैक्स पे करने के बाद आपकी जो भी कैपिटल इनकम है उसे आप कैसे भी खर्च करें, उस पर कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी भी पर्सन को एक ही दिन में आप 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में नहीं पे कर सकते। अगर 10,000 से ज़्यादा आप कैश में पे करते हैं तो पेनल्टी के तौर पर वो एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा और इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप कोई असेट परचेज करते हैं जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी वगैरह, और एक ही दिन में एक पर्सन को 10,000 से ज़्यादा कैश पे करते हैं तो पेनल्टी के तौर पर उस असेट पे आपने जितना आपने कैश ओवर पे किया है उस पे आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कैश रिसीव करने पर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन से एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 से ज़्यादा का कैश लोन या डिपॉजिट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये रेस्ट्रिक्शंस कुछ लोगों पर हालांकि एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविजनल एक्ट। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट कंपनी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है। इसके अलावा कैश लेने वाला और कैश देने वाला दोनों का इनकम सोर्स ओनली एग्रीकल्चरल इनकम है, तो इस केस में रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। और इस रूल का अगर वायलेशन होता है तो जितना अमाउंट कैश लिया गया है उतने अमाउंट की लेने वाले को पेनल्टी लगेगी और लोन लेने के बाद वापस पे करने पर भी वही लिमिट लागू होती है। 20,000 से ज़्यादा अगर आप कैश में पे करते हो तो उतने ही अमाउंट की पेनल्टी आपको भरनी होगी। इसके अलावा बिजनेस में सेल और परचेज पे कैश ट्रांजैक्शन की अलग लिमिट है। आप एक ही दिन में एक ही पर्सन से 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते, भले ही आप उसके लिए अलग अलग इन्वॉइसेस बनाएं। दूसरा, आप एक ही ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते, मतलब 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का सिंगल कैश इन्वॉइस अलाउड नहीं है। जैसे आपने 3 लाख का एक इन्वॉइस बनाया और कस्टमर से 3 अलग अलग दिनों में 1-1 लाख रुपए कलेक्ट कर लिए तो ये अलाउड नहीं है। तीसरा, कोई एक इवेंट या एक ही ओकेजन के अगेंस्ट में आप 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते। जैसे किसी होटल या रिसोर्ट पे एक शादी ऑर्गेनाइज होती है और उसमें कैटरिंग और अलग अलग सर्विसेज के लिए टोटल बिल 2 लाख से ज़्यादा का बनता है तो उसे एक ही ट्रांजैक्शन माना जाएगा और 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव करना अलाउड नहीं होगा। और ये रेस्ट्रिक्शन भी अगेन कुछ एंटिटीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक और कोई भी इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन और बॉडी जो कि नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और इस रूल का भी अगर वायलेशन होता है तो जितना अमाउंट रिसीव किया गया है उतने ही कैश अमाउंट की पेनल्टी आपको भरनी होगी। और ये कैश ट्रांजैक्शन लिमिट ओनली रिसीवर पे एप्लीकेबल है, पेयर पर नहीं। दूसरा, अगर ये कैश आप बियरर चेक या सेल्फ चेक के थ्रू रिसीव करते हो तो भी ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डोनेशंस पे रेस्ट्रिक्शंस के बारे में। सेक्शन 80G के तहत आप 2,000 रुपये से ज़्यादा का कैश डोनेशन नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो टोटल ग्रॉस इनकम में से डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। किसी भी इंडियन कंपनी द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को कैश में डोनेशन अलाउड नहीं है। अगर आप करते हैं तो टैक्सेबल इनकम में से उसका डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट भी आप कैश में नहीं कर सकते। कैश में किए गए पेमेंट का टैक्सेबल इनकम में से डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैंक में किए गए कैश विड्रॉल या डिपॉजिट्स पर क्या लिमिट है। गवर्नमेंट की तरफ से एज सच ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल मिलाकर एक दी गई लिमिट से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करते हो तो इसकी जानकारी बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। सेविंग अकाउंट्स पर ये लिमिट है 10 लाख की और करंट अकाउंट पर ये लिमिट है 50 लाख की। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स और सारे अकाउंट्स एक ही पैन नंबर से लिंक्ड है तो वो सभी अकाउंट्स को मिलाकर एक कॉमन लिमिट एप्लीकेबल होगी और ये लिमिट अगर आप एक्सीड करते हो तो उस साल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है ताकि उस इनकम का सोर्स इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज किया जा सके।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194N के बारे में। अगर आप बैंक अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का विड्रॉल करते हैं तो सेक्शन 194N एप्लीकेबल होगा। इसके अंतर्गत पेयर द्वारा जैसे कि बैंक द्वारा 1 करोड़ से ऊपर के अमाउंट पर 2% का TDS काट के देना होगा। लेकिन अगर आपने पिछले 3 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो 20 लाख से 1 करोड़ तक विड्रॉ करने पर 2% और 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करने पर 5% का TDS काटा जाएगा। और इन सभी पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। इंडिविजुअल्स, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप, LLP, लोकल अथॉरिटीज, AOPs और BOIs। और पेयर्स जिन पे सेक्शन लागू होता है वो है बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और पोस्ट ऑफिस। कैश ट्रांजैक्शंस पर इतने रेस्ट्रिक्शंस और पेनल्टीज को ध्यान में रखते हुए एडवाइजर को और खासकर बिजनेसेस को अपने रोजमर्रा के पैसों के लेन देन में कैश को अवॉइड करके ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट को यूज करना चाहिए। और आज इंडिया में एक या दो नहीं बहुत सारे डिजिटल मोड से पेमेंट लेन देन के साधन अवेलेबल है। उनमें से कुछ है जैसे कि बैंकिंग कार्ड, UPI, मोबाइल वॉलेट्स, बैंक प्रीपेड कार्ड्स, पॉइंट ऑफ सेल और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, USSD, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम ऐप, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और भी इस तरह के काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये सभी डिजिटल पेमेंट मोड्स बहुत ही इजी टू एडेप्टेबल है। इनको थोड़ी जानकारी और सावधानी के साथ अगर यूज किया जाए तो ये कैश ट्रांजैक्शंस के कंपेयर में ज़्यादा सेफ, सिक्योर और कन्वीनियंट है। ये वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक जानकारी देना चाहूँगा कि मैं कोई चार्टेड अकाउंटेंट नहीं हूँ, ना ही इस टॉपिक का सब्जेक्ट एक्सपर्ट या कोई प्रोफेशनल हूँ। आई एम जस्ट अ कॉमन पर्सन एंड अ बिजनेसमैन। मैंने ये सब जानकारी कुछ रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेज से कलेक्ट करके और वेरीफाई कर यहाँ पे दी है ताकि कैश ट्रांजैक्शन को लेके जो एक क्यूरियोसिटी और कुछ क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में है उसकी एक बेसिक जानकारी यहाँ पर मिल सके। फिर भी आप इस जानकारी के बेस पे आप अपने कोई इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने CA और कंसल्टेंट से एडवाइस जरूर लें। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। And please subscribe the channel to keep watching more such videos. Thank you so much for watching till the end.